नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 325 है या पार्ट नंबर 324 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 20 जो है ना यहाँ पर 42 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए 20 लिखा हो रहा है, 42 हो रहा है, तो 20 में क्या करेंगे कि 42 आ जाएगा। देखिए 20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या है, 40 आ गया, और 40 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, ये 42 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 18 को रखेंगे। देखिए 18 से क्या रखते हैं, 18 में 2 से गुना करेंगे, 18 दूनी के 36 होता है, और 36 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 38 आ गया है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा ना। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर 38 को भरा जाएगा। 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 46 ले क्या हो रहा है, 45 हो रहा है, 45 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 78 हो रहा है, 78 से यहाँ पर 87 हो रहा है, 87 से यहाँ पर 110 हो रहा है, 110 ले यहाँ पर 119 हो रहा है, और 119 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि देखिए 46 लेकर अगर 55 हो रहा है तो 46 में अगर 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। और 55 से क्या लिख रहे हैं, यानी 78 लिख रहे हैं, तो 55 में अगर क्या करेंगे, यानी 23 को जोड़ देंगे 78 आ जाएगा, और 78 से क्या लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं, तो 78 में यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे कितना क्या, 87 आ जाएगा। और 87 से क्या लिख रहे हैं, 110 लिख रहे हैं, तो 87 में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 23 को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 23 को जोड़ देंगे कितना क्या, 110 आ जाएगा, 110 आ गया। और 110 लेकर लिख रहे हैं 119 लिख रहे हैं, तो 110 में अगर 9 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो 119 में आप कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले नीचे देखिए यहाँ पर 9 जोड़ रहा है, फिर 23 जोड़ रहा है, फिर 9 जोड़ रहा है, फिर 23 जोड़ रहा है, फिर 9 जोड़ रहा है, तब क्या करेंगे, 23 को जोड़ेंगे ना। यहाँ पर आपको 119 में क्या कर रहे हैं, 23 को जोड़ेंगे। जब 119 में 23 को जोड़ देंगे यहाँ पर कितना देगा, 142 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 142 हो जाएगा। तो 142 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आकृति है ना, ये आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अभी 8 को दिख रहा है। 8 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है, 9 को दिख रहा है। ठीक है, इसको 9 रखिए। ठीक है, 9 के बाद में अगर इसको इधर से रखेंगे ये कितना दिख रहा है, ये 10 को दिख रहा है। ठीक है, 10 को दिख रहा है। और इसमें देखिए और कहीं दिखेगा, हाँ 10 के बाद में अगर इसको यहाँ से देखिए इसको इधर से देखेंगे ये कितना दिख रहा है, ये 11 को दिख रहा है। ठीक है, अगर फिर उसी प्रकार से इसको यहाँ पर से देखेंगे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 12 को दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहे हैं, 12 को दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 37 यानी 62, 184 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम संख्या में यानी सम अंकों में 2 घटाए जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि यदि संख्या इतना इतना, देखिए यहाँ पर 37, 62, 184 देना है, इसमें विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। घटाने के बाद में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को अंक को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं संख्या को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये आपको एक संख्या लिखा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर आपको देखिए 37 लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 62 लिख रहा है।
ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 1 दिया है, 8 दिया और यहाँ पर 4 दिए, यानी 84 हो गया। देखिए इनमें बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो विषम संख्या कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। विषम अंक में क्या, सॉरी यहाँ सम संख्या ना, विषम संख्या में ना 1 को जोड़ा जाए। देखिए तो विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे, विषम में 1 को जोड़ेंगे कितना क्या है, ये 4 आ गया है। साथ में भी 1 को जोड़ देंगे कितना क्या है, तो यहाँ पर आपको 8 आ गया है। और 1 दिख रहा है, 1 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 1 को जोड़ लेंगे, कितना क्या है, आपको 2 आ गया, ठीक है। विषम अंक में जोड़ा जाए तो यहाँ पर तथा सम अंक में 2 घटाया जाए। अब क्या करना है कि सम संख्या में 2 को घटा लेना है, तो सम संख्या में 2 घटाते हैं। देखिए सम संख्या ही दिख रहा है, तो सम में यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, ये 4 हो गया है। और 2 में क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 0 हो गया। और यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 में भी 2 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, ये आपको 6 बचेगा। और 4 में भी यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इसको घटा लिए। देखिए विषम अंक में 1 को जोड़ दिए और सम अंक में क्या करेंगे, 2 को घटा लेने। घटाने के बाद बोल रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है। ये नई संख्या हो गया। तो नई संख्या बोल रहा है कि सबसे, देखिए सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना है, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, यानी 0 दिख रहा है। इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो 8 को और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 0 को, दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया, यानी इनका योगफल कितना देगा, 8 हो गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी दिए गए वर्ष में यहाँ पे 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यदि किसी दिए गए वर्ष में, ये बोल रहा है कि किसी वर्ष में बोल रहा है कि 10 मई को क्या बोल रहा है, सोमवार दिया है, अर्थात उसी वर्ष में आपको 11 जुलाई को बताना है कि सप्ताह का कौन सा देगा। तो मानते हैं कि किसी वर्ष में हमको पता नहीं है, हम क्या रखते हैं, 2025 चल रहा है, 2025 को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 2000 क्या लिखा है, देखिए 10 मई को 2000 सोमवार था, 10 मई को क्या है, सोमवार, ये किसी वर्ष में नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखिए 10 मई रखते हैं, ठीक है। ये 10 मई को रखते हैं, 2025 को रख लेते हैं, क्योंकि 2025 चल रहा है तो 2025 रखते हैं। देखिए 10 मई 2025 को कौन सा दिन है, तो मान लीजिए यहाँ पर सोमवार रखते हैं, क्या लिख रहा है, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, ठीक है, यानी सोमवार हो गया यहाँ तक, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, ये पूरा करते हैं, यानी सोमवार, ठीक है, ये सोमवार हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि उसी वर्ष में, देखिए बोल रहा है ना कि उसी वर्ष में, यानी 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन है वो, यानी कौन सा दिन होगा। देखिए इसी वर्ष में यानी 2025 में क्या बोल रहा है, 11 जुलाई को, ठीक है, यानी जुलाई, 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई 2025 रख लेते हैं, क्योंकि 2025 हम चल रहा है, 2025 रखते हैं, ठीक है। 2025 को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 11 देखिए ये 10 मई और यहाँ पर 11 जुलाई, इन दोनों के बीच में, यहाँ से भी दोनों के बीच में ये देखिए विषम संख्या कितना दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जैसे 10 मई से 11 जुलाई तक के कुल दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर लिखते हैं 10 मई हो गया, ठीक है, 10 मई, ठीक है, 10 मई से 11, ठीक है, 11 जुलाई रखते हैं, ठीक है, जुलाई, 11 जुलाई तक, ठीक है, को तक, यानी कुल विषम दिन, ठीक है, यहाँ पर कुल हो जाएगा। ये आपको क्या दिख रहा है, यानी कुल विषम, ठीक है, विषम, यहाँ पर दिनों रखते हैं, देखिए दिनों, यहाँ पर क्या रखते हैं, दिनों रखते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिनों, ठीक है, यानी दिनों की संख्या, मान लीजिए क्या रखते हैं, संख्या रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 मई 2000, देखिए 10 मई से और 11 जुलाई के तक के कुल विषम दिनों की संख्या कितना गया, तो यहाँ पर देखिए 10 जुलाई रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से आपको रखते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, तो यहाँ पर 10 मई दिया ना, तो पहले मई को रखते हैं, ठीक है, मई हो गया, मई के बाद में फिर यहाँ पर क्या देगा, जून आ गया, इसको जून को रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये जुलाई आ जाएगा, ठीक है, ये जुलाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 मई, तो 10 मई बोला है, तो 10 मई तो कितने दिन का, 31 मई 31 दिन का महीना है, लेकिन कितने दिन हमको बोला है, 10 दिन बोला है, तो कितने दिन इसमें बच गया, इसमें आपको 21 दिन बच गया, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर जून तो पूरा महीना हो गया ना, जून 30 दिन का महीना होता है, पूरा महीना हो गया, इसको क्या रखते हैं, आपको 30 को रख लेंगे। अब हम देखिए 11 जुलाई तक, यहाँ पर 11 जुलाई तक पूछा है, तो 11 जुलाई तक रखेंगे ना, इसमें आपको 11 जुलाई रख लेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना देगा,
देखिए तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 2 2, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक इधर हो गया 3 4 4 2 6 कितना गया 62 आ गया। जब इसको जोड़ने के बाद में कितना गया, ये 62 आ गया। जब 62 आ गया ना तो 62 में एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 62 में क्या करते हैं 7 लगा करेंगे तो 7 8 कितना गया, यहाँ पर आपको 56 आ गया। ये 8 मर्त में कट गया। ठीक है, तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल आपको कितना बच गया, 6 बच गया। जब शेषफल 6 बच गया तो जब शेषफल 6 बचा ना, इस सोमवार में क्या करेंगे, हम 6 को जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करना है, हमको 6 को जोड़ लेना है। जब सोमवार में 6 को जोड़ेंगे तो सोमवार छोड़ दीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितना गया, रविवार आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रविवार रखते हैं। ठीक है, रविवार। ठीक है, रविवार आ गया। कितना क्या, रविवार। यानी वही पूछा है कि 11 जुलाई सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो रविवार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सोमवार में रविवार को जोड़ लेंगे, यानी 11 जुलाई 2025 मान लेते हैं, क्या हो गया, रविवार हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या, प्रतीक और श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए जिसमें यहाँ पर आपको संख्या भी दी है, प्रतीक भी दिया है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। गिनती केवल बाएं से हमको दाएं करना होगा। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, सवाल पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक रखते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, हमको संख्या होना चाहिए। ठीक है, जिनके पहले एक संख्या है और ठीक है बाद में भी ये क्या है, प्रतीक है, तो बाद में यहाँ पर एक को प्रतीक को रखना है। ठीक है, प्रतीक को रखना है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कितने इसमें प्रतीक हैं। ठीक है, इन श्रृंखला में आप बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, प्रतीक। प्रतीक के पहले देखिए एक संख्या आ गया, उसके बाद में क्या दिख गया, ये आपको एक प्रतीक आ गया, एक बन रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या, संख्या के पहले एक प्रतीक दिख रहा है, ये भी आप हो गए। ठीक है, 2 दिख रहा है, 2 के बाद में और क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, प्रतीक। प्रतीक के बाद में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है संख्या, और इसके बाद में क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, एक क्या दिख रहा है, 3 हो गया है। और कहीं दिख रहा है इसमें, और हाँ देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, ये प्रतीक के पहले संख्या, संख्या फिर इसके बाद में प्रतीक दिख रहा है, 4 हो गया। यानी 4 ऐसी प्रतीक दिख रही है जिसके पहले क्या दिख रहा है, संख्या, और जिसके बाद में प्रतीक दिख रहा है। कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक है, तो 4 को। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जनवरी जो ना यहाँ पर मार्च ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रविवार जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, जनवरी। जनवरी से क्या लिख रहा है, मार्च लिख रहा है, तो जनवरी महीना हो गया। और जनवरी के बाद में क्या आता है, फरवरी, मार्च, यानी जनवरी में 2 दिन जोड़ देंगे, कितना गया, मार्च आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, रविवार, तो रविवार में भी क्या कर देंगे, 2 को जोड़ेंगे, तो रविवार के बाद नहीं, रविवार के बाद में यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मंगलवार हो गया। ठीक है, यानी मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार हो गया। ठीक है, क्या दिख रहा है, मंगलवार दिख रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द हो जाएगा, मंगलवार हो गया। तो मंगलवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी और यहाँ पर ई और डब्ल्यू एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमशः 1 है और उसके ऊपर वाले तल का क्रमशः 2 है, और इसी क्रम में सबसे ऊपरी तल का क्रम क्या होगा, 6 हो गया। बोल रहा है कि डी के नीचे कोई नहीं रहता है, यानी ई और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, डी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति रहता है, यानी ई और ए के ऊपर किसी एक तल पर रहता है, यानी बी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जैसे बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 6 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, देखिए दिया है कि ए बी डी, देखिए सी डी ई डब्ल्यू एक ही इमारत के 6 लोग अलग अलग तले पर रहते हैं, यानी बोल रहा है कि सबसे देखिए इमारत के, देखिए इमारत में सबसे निचले तल का क्रम से 1 है, तो सबसे निचले तल को करते हैं 1 यानी 1 रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऊपर रखते हैं,
ये ऊपर हो गया है, इसको हमको क्या करना है, नीचे रखना होगा। ठीक है, ये नीचे रखेंगे। देखिए तो बोल रहा है कि सबसे तल का नीचे क्या है, क्रमशः 1 है, तो सबसे क्रमशः 1 रखते हैं, इसको मान लीजिए 1 को रखते हैं। ठीक है, तो सबसे 1 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर आपको 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। देखिए बोल रहा है कि ऊपरी उसके ऊपर तल के क्रम से क्या है, 2 है, तो 2 लिखे हैं। फिर इसी क्रम में सबसे ऊपरी तरह का क्या हो गया, 6 होगा, तो सबसे ऊपरी क्रम क्या हो गया, 6 तल हो गया। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि डी के नीचे यानी कोई नहीं रहता है। अब बोल रहा है कि डी के नीचे कोई नहीं रहता है, तो डी के नीचे, तो नीचे यहाँ पर रखते हैं, तो डी यहाँ पर रख लेंगे, इसके बाद में कोई अब नहीं रहता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि डी, देखिए ई और डब्ल्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ई और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो मान लीजिए ई को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ई को यहाँ पर रखते हैं और डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं, इनके बीच में 2 व्यक्ति रह रहे हैं। देखिए 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। देखिए सी और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर ई और डी और देखिए यहाँ पर, हाँ सी और ए के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको सी रखते हैं, सी और ए के बीच में, तो सी और ए यहाँ पर रखते हैं। सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति, जो कि यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति रहते हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी और ए के बीच केवल 1 व्यक्ति रहते हैं ना, 1 व्यक्ति रहते हैं डी और ए के बीच में, तो यहाँ पर डी दिख रहा है और ए दिख रहा है, इनके बीच में कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई के ऊपर, देखिए ई ए के ऊपर किसी एक तल पर आता है, ई जो है ना ए के किसी एक ऊपर पर, ई जो है ई ए के किसी एक तल पर आता है, तो मान लीजिए इसको रख लेते हैं, यहाँ पर आपको बी को रख लेते हैं। ठीक है, बी हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बी के निचले तल पर, देखिए बी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, यानी बी के नीचे बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बी के नीचे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए बी के नीचे कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, ये बी हो गया ना, ये बी दिख रहा है, बी हो गया। ठीक है, बी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, देखिए बी के नीचे यहाँ पर आपको 3 गो व्यक्ति दिख रहे हैं, बी के नीचे कितने दिख रहे हैं, 3 गो दिख रहे हैं, तो बी के नीचे 3 व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर उसी सवाल भी पूछा है कि बी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, 3 गो है, तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको लेखिका दिया है, माँ दिए और महिला दिए, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन यहाँ पर महिला दिख रही है। ठीक है, महिला के अंदर में माँ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर महिला को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, महिला हो गया। ठीक है, महिला के अंदर में क्या जाएगी, यहाँ पर माँ आ जाएगी। ठीक है, महिला के अंदर में माँ आ गई। लेकिन देखिए यानी कुछ लेखिका क्या है, यहाँ पर देखिए इस सबको रखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, लेखिका को रखते हैं, लेखिका। ठीक है, लेखिका दिख रहा है, ये क्या होगा, लेखिका। ठीक है, लेखिका। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको महिला दिख रही है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या होगा, महिला। महिला के अंदर में क्या आएगी, माँ आ जाएगी। और कुछ माँ क्या होती है, लेखिका भी होती है, और कुछ महिला भी क्या होती है, लेखिका भी होती है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि COUGH की क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है जो कि COUGH है, इन शब्द को क्षैतिज दर्पण छवि क्या करना है, यानी क्षैतिज का मतलब नीचे, यानी नीचे दर्पण। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर C लिख रहे हैं, O लिख रहा है, U लिख रहा है। ठीक है, ई हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये जी दिया है, और यहाँ पर आपको एच लिख रहे हैं। इनको क्षैतिज का मतलब नीचे की दर्पण देखेंगे। ठीक है, नीचे दर्पण ज्ञात करेंगे, ये नीचे दर्पण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इस शब्द को जब हम एच देखिए, एच को हम जब इस क्षैतिज दर्पण में देखेंगे, इस एच किस प्रकार से दिखेगा, उसी प्रकार से दिखेगा। अगर जी को देखेंगे तो जी देखिए ये जी किस प्रकार से दिख जाएगा, तो जी आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से जी दिख जाएगा। और इसके बाद में यू को देखेंगे तो यू आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, वो देखेंगे तो उसी प्रकार से, सी को देखेंगे उसी प्रकार से। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति था। ठीक है, उसी जब उसी आकृति को जो हम क्षैतिज में देखेंगे तो किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए क्षैतिज आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है। यानी इस तरह का जो आपको आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो इस तरह का छवि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया है, यानी प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस को चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर क्या बोल रहे हैं, माइनस को बोल रहा है, यहाँ पर माइनस रखेंगे और प्लस के माइनस की जगह पर यहाँ पर कहते हैं प्लस को रख लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। देखिए गुना की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, भागा का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, और भागा की जगह पर रखते हैं गुना का चिन्ह रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 405 दिए। ठीक है, 405 गुने कितना गया, ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 369 दिख रहा है। ठीक है, 369 भागा कितना दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना गया, ये 32 आ गया। ठीक है, 32 आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न दिए, इन्हीं की जगह और बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। अब देखिए इनको पहले गुना करेंगे या भाग करेंगे, पहले भाग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 369 में अगर इसको क्या करते हैं, 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36 हो गया और 9 एक मर्द में 41 आ गया। अब इनको गुना कर लेंगे, 405 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के कितना गया, 10 आ गया और 4 दूनी का 8 आ गया, कितना 400 यानी 810 आ गया, 810 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 41 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, ये 32 दिख रहा है। अब इनको 810 को क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ लेंगे तो कितना देगा, ये 842 आएगा। ठीक है, 842 और 842 में से क्या करेंगे, 41 को माइनस कर लेंगे, ये कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 801 हो गया ना, ये 800 कितना देगा, 1 आ गया। यानी देखिए इस प्रश्न आधारित पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 801 हो गया। तो 801 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है, कथन बोल रहा है कि सभी फल क्या है, केले है। तो सभी यहाँ पर फल को रखते हैं। ठीक है, ये सभी फल क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर केला दिख रहा है, तो सभी फल को यहाँ पर केले में रखते हैं। ठीक है, एक केले हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ, यहाँ बोल रहा है कि कुछ केले हरे हैं, लेकिन कुछ केला है ना वो क्या दिख रहा है, हरे है। तो कुछ केले को यहाँ पर कहते हैं हरे में रखते हैं। ठीक है, हरे हो गया। आगे दिख रहा है कि सभी हरे क्या है, पत्ते हैं, लेकिन सभी जो हरा है ना क्या है, ये पत्ते हैं, तो यहाँ पर पत्ते हो गए। ये देखिए ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इन्हीं के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में देखिए बोल रहा है कि कुछ फल क्या है, केले हैं। तो कुछ फल क्या है, केले हैं। देखिए सभी केले के अंदर में ही आपको फल है। ठीक है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ हरे पत्ते हैं, यानी कुछ जो हरे हैं, देखिए सभी जो हरा है ना वो पत्ते के अंदर में दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। ठीक है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष दोनों सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6%, 28% और यहाँ पर आपको 15% ये 3 छूटों की बराबर एकल छूट है, यानी बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव के 2 स्थानों को पूर्णांकित, ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। यहाँ बोल रहा है कि 6%, 28% और 15% की 3 क्रमांक, देखिए 3 क्रमिक छूटों के एकल बराबर छूट दिए है, तो आपको ज्ञात करना है। देखिए एकल छूट कैसे ज्ञात करेंगे, तो कितने होता है, 100% में 6% घटाएंगे, 100 में 28 घटाएंगे और 100 में 15-20% घटाएंगे, तो कितने होता है, 100% में से ही इसको माइनस करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना होता है, 100%, तो 100 रख लेंगे, फिर यहाँ पर 100 दिया है, 100 रख लेंगे, फिर यहाँ पर 100 दिए, 100 दिए। इन दोनों को, तीनों का करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। जब गुना कर लेंगे तो एक पर कितना देगा, 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना गया, 3 2 5 1 6 जीरो आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इनमें कितने कितना दिया है, तो 6 दिया है। 6% जब दिया है, इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपको 96% हो गया। सॉरी 6 में से 100 में से 6 घटाएंगे तो 94 होगा ना, 94 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 28%, यानी 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% हो गया। इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे, इनको भी क्या करेंगे, गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इनको भी गुना करेंगे, जब इनको गुना करेंगे तो कितना गया, ये 57 आ गया। ठीक है, यानी 57, 52, 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ गया। अब इनको क्या करना है, देखिए इनमें से क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, इनमें से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस करने के बाद में देखिए यहाँ पर ध्यान से 42, 47, 20 आ गया, यानी 42, ठीक है, और 47
और 20 आ गया। ठीक है, माइनस करने के बाद में देखिए इन दोनों को माइनस से, देखिए इसको माइनस करने के बाद में आपको कितना आ गया, ई वाला संख्या आ गया। ठीक है, यानी ई वाला संख्या आ गया। ठीक है, ई वाला आ गया। उसी प्रकार से देखिए इतना आ गया। अब इसको क्या बोल रहा है, एकल छूट बोल रहा है। एकल छूट के लिए क्या करते हैं, तो देखिए एकल छूट हो गया। ठीक है, यानी एकल ये छूट हो गया है, ये एकल छूट दिख रहा है। ठीक है, ये दर दिख रहा है। ठीक है, एकल यहाँ पर छूट हो जाएगा, यानी छूट। ठीक है, एकल छूट परसेंटेज बराबर रखेंगे तो एकल छूट कितना दिया है, तो 42,000। देखिए 42 दिया है, फिर यहाँ पर कितना है, 47 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 20 भी दिया है। इनमें फिर गुना कितना दिया है, 100 भी दिया है। ठीक है, यानी 100 को गुना कर लेंगे। आगे इसमें कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 को दिया है। देखिए यहाँ पर 3 जीरो को इधर काट लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 जीरो ये हो, 3 हो गया। अब इनको भाग कर लेंगे। जब इनको भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए भाग करने के बाद में कितना आ गया, तो यहाँ पर 42 आ गया। ठीक है, यानी 42 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 42.47% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर एकल छूट है, ज्ञात कीजिए। तो कितना आ गया, 42.47। तो 42.47 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वो 18,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी हो गई रुपए में। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विपुल जो है ना अपनी आय के 55% खर्च करता है। जब 55% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है, 45% बचा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो 18% की बचत भी करता है। कितना, 18% बचत करता है, तो उसकी जो आय है ना वो रुपए में कितने होगी। देखिए खर्च कितना है, यानी 55 कर रहा है, बचत कितना करे 45, और बचत भी कितना करे 18,000। देखिए परसेंटेज में आपको 45% कर रहा है और पैसा में कितना करे 18,000। इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको खर्च लिखता है। देखिए खर्च कितना दिख रहा है, तो खर्च आपको 55% कर रहा है। ठीक है, और बचत भी कितना कर रहा है, तो बचत 45% हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये बचत दिख रहा है। ठीक है, ये बचत हो गया, बचत कितना करे, तो 45% कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको 45% दिख रहा है। ठीक है, और बराबर में कितना दिख रहा है, 18,000 दिख रहा है। ये आपको बचत कर रहा है, दोनों बचत को बराबर कर लिए। जब दोनों बचत को बराबर करेंगे तो 45 में 18 से भाग कर लेंगे। ठीक है, ये कितना मर्त में कट गया, ये 400 मर्त में कट गया। ठीक है, 400 में कट गया, ये 1% हो गया। 1% बराबर कितना गया, ये 400 आ गया। जब 1% बराबर 400 आ गया तो 100% होता है, तो 100% क्या करें, इसको गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 100% होता है ना, तो 100% बराबर कितना गया, ये 400 आ गया। ठीक है, तो 400, तो इसको क्या करेंगे 100 वाला को उधर ला देंगे, कितना गया, एक गुना कर लेंगे तो कितना गया, ये आपको यहाँ पर आपको 40,000 आ गया। ठीक है, ये 40,000 कितना गया, रुपये आ गया, यहाँ पर रुपये में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे वही बोला है कि उसकी आय कितने रुपए में है, तो देखिए यहाँ पर 40,000। तो 40,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक शंक्रवार, ठीक है, बर्तन की देखिए आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे 20 सेंटीमीटर। बर्तन देखिए बोल रहा है कि बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि इसका 1 यानी 3/4 भाग जल भर ना जाए। तो बर्तन में जल आयतन यानी सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये वो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोला है कि एक शंक्रवार क्या है, बर्तन है, जिसमें यहाँ पर बर्तन के आधार भी दिया है और त्रिज्या भी दे दिया, सेंटीमीटर में दिया है, यानी 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ऊंचाई भी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया है। यानी बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि उसका 3/4 भाग नहीं हो जा रहा है। ठीक है, जल भर ना जाए। तो बर्तन में जल का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पर 20 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया है, 20 दिया ना, 20 सेंटीमीटर का ऊंचाई है। फिर उसके बाद में 3/4 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 4 5 कितना गया, 5 आ गया, यानी पहुँचते हैं कितना गया, 15 गया। यहाँ पर 15 गया। ठीक है, 15 रखेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर आ गया। अब जब 15 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जल बोल रहा है। ठीक है, यानी जल की आयतन, वही हो गया जल की आयतन या बर्तन का। देखिए जल की आयतन रखते हैं। ठीक है, आयतन यानी आयतन हो गया, तो जल का आयतन कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 1/3 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, और बट्टा में πr², यहाँ पर क्या दिख रहा है, πr² बट्टा में h हो गया। अब देखिए 1 बट्टा में यहाँ पर 3 रखेंगे, पाई का मान नहीं दिया है, लेकिन r का मान कितना दिए, 6 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर गुना कितना दिया, h का मान कितना गया, ऊंचाई कितना गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, ये 15 हो गया। अब इनको सोल्व करेंगे। देखिए तो इनको करेंगे तो कितना देगा, एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए 1/3 हो गया है, ये पाई रखेंगे। ठीक है, और गुना कितना दिख रहा है, 6 के 36 रख लेते हैं, यानी 36, और यहाँ पर गुना कितना करते हैं, 15 करते हैं। देखिए 3 36 हो गया, ये 12 मर्थ में कट गया है, 12 और 15 गया। ठीक है, 12 दिख रहा है, फिर गुने 15 दिख रहा है,
15 हो गया, फिर यहाँ पर पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया। इनको गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 पाई आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर बर्तन में जल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बल यानी बर्तन में जल का आयतन कितना गया, 180 यानी पाई आ गया, 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, 180 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, तो 180 पाई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।